अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, 4 दिसंबर 2025 यानी कल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इस नोटिफिकेशन के इजरा के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत 2030 में खत्म होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वो आइंदा 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ होंगे। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद उनका पहला बयान ये सामने आया कि मुल्क में सब ठीक है, सब चीजें बहुत वाज़े हैं और पाकिस्तान में सूरत हाल में बेहतरी आ रही है और मुल्क यहां से ऊपर की जानिब उड़ान भरेगा। इस तैनाती के बाद आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने मीडिया ब्रीफिंग में धुआंधार गुफ्तगू की। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से पहले इतना वाज़े तौर पर पैगाम शायद नहीं दिया गया जितना आज दे दिया गया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई अपनी जात के लिए पाक फौज की लीडरशिप पर तनकीद करता है तो हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बराह करम अपनी सियासत को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से दूर रखें। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान किसी को दरार डालने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ उनका यह कहना था कि एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। ज़हनी मरीज ने 2 दिन पहले ट्वीट किया, उसके ट्वीट को भारतीय और अफगान ट्रोल्स ने मिनटों में वायरल किया। अब आपको इजाजत नहीं देंगे कि अवाम को अफवाज के खिलाफ भड़काएं। उन्होंने कहा कि जो बयानिया बनाया जा रहा है वो मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुका है और मनफी बयानिए का खात्मा वक्त की अहम जरूरत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम DGISPR के प्रेसर, उनके पैगामात, वार्निंग्स और लाहे अमल को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सजाद मीर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और नसीर वागा साहब ने स्टूडियोज में हमें ज्वाइन कर लिया। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मेजर साहब, आगाज़ आपसे करना चाहूँगी। आज की जो प्रेस ब्रीफिंग थी, बज़ाहिर तो इसमें ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिया गया, ना बानी PTI का नाम लिया गया, लेकिन पैगाम जो देना चाह रहे थे, जो पैगाम मतलूब था, बड़े सख्त अल्फाज में, सख्त लहजे में वो पैगाम दे दिया गया है। बड़े वाज़े तौर पर क्लियरली पैगाम दिया गया है। कैसे देखते हैं सर आज के प्रेसर को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कुछ कहा भी ना और सब कुछ कह भी गए। आज वो सूरत हाल की देखिए निवेदिया, मैं एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पे आपको कह दूं कि आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा ही क्रिटिकल सा एक क्वेश्चन जब आया तो उसके जवाब में उन्होंने एक वर्ड यूज किया, प्रैग्मेटिव, कि हमारी अप्रोच प्रैग्मेटिव अप्रोच रही है। अब मैं आपके सुनने वालों को आपके तवज्जुह से बताता जाऊं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है कि हमने हमेशा से एक इदारा और एक जिम्मेदार इदारा होने का सबूत दिया है। उन्होंने टारगेट डायरेक्ट हमेशा उस शख्स ने और उसके खानदान ने और उसके चंद जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, उन्होंने डायरेक्ट इदारे को हमेशा टारगेट किया है, मगर इदारे ने एक बड़ेपन का सबूत दिया है, एक लीवरेज दी है, एक स्पेस दी है, बुर्दबारी से काम लिया है और रियासत के ऊपर छोड़ा है मामलात को। लेकिन उन्होंने कहा कि अब देयर इज अ बॉर्डर लाइन, देयर इज अ नो गो एरिया। और अब एक शख्स जो एक बयानिया डेवलप करता है बीमारी की बुनियाद पे, फैमिली की बुनियाद पे, और इवन के यहाँ तक कि आपके सामने सोशल मीडिया पे चला कि जी वो वफात पा गए, क्या सराइयों का अंबार, और हमारे मशरक में बैठा जो दुश्मन है गोदी मीडिया, उसने उस बयानिए को इस तरह हाईजैक किया और उस तरह प्रमोट किया जो आपने खुद अपने सामने देखा है। और एंड पे क्या निकलता है कि जब उनको परमिशन मिलती है, वो जाती हैं और मिल के आती हैं, तो बाहर निकल के वही कुत्ते की दुम जो 100 साल नीचे रही, वही उनके मुंह से वही गन निकला, और निकला भी किसके खिलाफ? अपनी फौज के खिलाफ। वो फौज जो इस वक्त डेली के हिसाब से अपने जवानों के जनाजे उठा रही है। सुबह बैठ के नाश्ते में जब फजर के बाद जो कमांडर और JCO जवान नाश्ता करते हैं तो पता नहीं होता कि शाम को हम किसने किसका जनाजा उठाना है। और उस फौज के खिलाफ जिस मुंह से गलाजत निकले, आई थिंक दिस इज हाई टाइम जवेरिया, इट हैज टू बी स्टॉप्ड बाय एनी मीन, एंड दिस इज अ नेशनल थ्रेट, दिस इज अ सिक्योरिटी थ्रेट। और इसको पहले भी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए था। पहले भी आपके सामने 9/11 हुआ और 9/11 के बाद अमेरिका का क्या मौकफ था कि आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस।
तो हमारे ऊपर भी ये 9/11 से बड़ा हमला है। ये फितना जो मुख्तलिफ शेप्स में हमारे ऊपर लॉन्च हुआ है, जिसने इससे पहले कई ममालिक पे इससे कम क्वांटम पे लॉन्च के पूरे इस्लामी मुल्क खा चुका हुआ है जी। और इतने बड़े क्वांटम के ऊपर जो हमारे ऊपर लॉन्च हुआ है, तो जिस तरह हमने इस वॉरफेयर का, इस फितरे का मुकाबला किया है कि हम जानते हैं कहीं से हमला अफगानिस्तान बॉर्डर से हो रहा है ख्वारिज की सूरत में, कहीं से हमला मशरक की सूरत में हो रहा है झूठे बयानी है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम से, कहीं मीडिया हमला कर रहा है, कहीं नैरेटिव हमला कर रहा है, लिसानियत को हवा दी जा रही है, हर इशू को नॉन इशू को इशू बना के प्रमोट किया जा रहा है। अमेरिका में बैठे नाम नेहाद प्रोफेसर, वो जो इधर व्हील चेयर पे बां करता था, अब वो जाके बहुत बड़ा प्रोफेसर बना हुआ है और वो कौम के बच्चों को उकसा रहा है कि निकलो बाहर, तबाह कर दो, बर्बाद कर दो, आगे लगा दो जी। वो माई रखी का पुत्र जिसको उसके ना कबीला ऑन करता है, ना वो किसी कबीले का उसका फैसलाबाद से तल्लक है, आज वो सबसे बड़ा स्कॉलर बन के बाहर बैठ के, आज डीजी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बच्चों को लड़ाओ उनको फितनतुल ख्वारिज के साथ, लड़ाओ उनको फितनतुल हिंद के साथ, पता तो चले कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर द कंट्री। क्या मुझे आप पूरे इनके नैरेटिव में जब से फलस्तीन का इशू है, इनकी पूरी पार्टी, इनकी क्यादत, इनके अडाला में बैठे शख्स, उसकी बहनें, उसके भांजे, जो अपने जर्नैलों की वर्दियां तो बड़े शौक से दिखाते थे, मुझे उनमें से इवन के केपीके की गवर्नमेंट, केपीके की असेंबली, मुझे किसी एक का बयान दिखा दे जिसने फलस्तीन के हक में बयान दिया हो, जिसने इजराइल की जबर के ऊपर को बयान दिया हो, जिसने उस मसल्लत के ऊपर कोई कंडेम किया हो। नन। आपका गटर की तरह जब मुंह खुलने तो अंदर से गंद अपनी फौज के खिलाफ निकलने। तो लेकिन आज बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया और बयानिया जिसकी आप बात करें सजाद मीर साहब, बयानिया जो बनाया जा रहा है, कहा आज डीजी ISPR ने वो मुल्क की सलामती के लिए खतरा है और टू बी स्पेसिफिक बात की गई एक शख्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन चुका है। सर कितनी अलार्मिंग स्टेटमेंट है ये? देखें, ये जो जनरल शरीफ हैं ये बड़े आर्टिकुलेट हैं, अगरचे बड़े कड़क हैं, दबंग कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मैं कड़क का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पब्लिक रिलेशन के तौर पर ये लहजा, ये जुबान जो है आमतौर पर पसंद नहीं की जाती, लेकिन बात बड़ी साफ कहते हैं। ये जो प्रैग्मेटिक का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये उन्होंने सियासतदानों के बारे में किया। उन्होंने कहा जी आप तो ये बयान कर रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ज़हनी मरीज है, उसके बावजूद सियासतदान शायद अपीजमेंट, उन्होंने कहा जी वो अपीज नहीं करते रहे, वो प्रैग्मेटिक है, वो ज्यादा वसी तर सोचते थे और वो अपने हिसाब से करेंगे, हमने अपना इनपुट जो देना था वो दे दिया है। इस तरह उन्होंने पहली बात बड़ी साफ बात की है और ये लफ्ज इस्तेमाल किए है, ज़हनी मरीज का भी इस्तेमाल किया है। असल में बात यह है कि हम अपने सियासतदानों का बैकग्राउंड नहीं देखते, हम उनका हमारे यहाँ उनकी ज़हनी एनालिसिस करने का कोई रवाज है नहीं, ना हमने किसी पहले का किया ना इनका किया। मैं कुछ नहीं कहता, हमें गैर जानबदार रहने का शौक है, हम गैर जानबदारी रहना चाहते हैं, लेकिन सियासतदानों के बारे में हमें तजिया करना चाहिए कि इनकी ज़हनी कैफियत क्या है, ये ज़हनी तौर पर किस तरह सोचते हैं, क्या अंदाजा रखते हैं, वरना यही होता है कि इसी मकबूलियत के सांचे से फाशिज्म निकलती है। हिटलर वोट से ही आया था और वोट से ही आया करते हैं, तो हमारे लिए भी बड़ी सोच समझ का मकाम है कि किस तरह पैदा होते हैं। अब साफ तौर पर दिखाई देता है कि इमरान खान की मुलाकात किसी से नहीं होगी, जिस तरह फैज हमीद की मुलाकात नहीं होती, इस तरह इसकी भी मुलाकात नहीं होगी और तन्हाई उसको काटेगी और उसके लिए प्रॉब्लम भी पैदा करेगी। लेकिन वो उसको चाहते यही है कि आपको सारी छूट दे दी है, लेकिन जब भी आपको मौका मिलता है आप फौज के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि इमरान के लिए कोई राह फरार नहीं है स्वाय इसके कि वो एक तरह का सरेंडर करे, क्योंकि उसकी लड़ाई किसी सियासतदान के खिलाफ, सियासी पार्टी के खिलाफ नहीं है, फौज के खिलाफ है। और फौज के खिलाफ भी नहीं है, आर्मी चीफ के खिलाफ है। और हमारे यहाँ और आर्मी चीफ के खिलाफ ये है कि वो आर्मी को, फौज को अपनी क्यादत के खिलाफ वर्गलाते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज का ये अंदाज नहीं रहा है कि कभी मार्शल लगे हमारे यहाँ, लेकिन कभी निचले लेवल पर क्यादत के खिलाफ बगावत नहीं हुई है। ये बगावत कराना चाहते हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है। खुदा ना करे पाकिस्तान की फौज इस रास्ते पर चले, खुदा ना करे कि हम उस रास्ते पर चले
जिससे वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। मैं तो बार बार कहता आया था कि स्वाय इसके कोई चारा नहीं, क्योंकि उनकी लड़ाई बराह रास्त आर्मी चीफ के खिलाफ नाम लेकर है। जब वो ISI का चीफ था, जब उसको आर्मी चीफ बनाया जा रहा था, और अब नाम ले लेकर वो कोस रहा है, तो इसलिए उसके लिए कोई राह फरार नहीं है। और वो इस तरह चाहता है कि 9 मई के जो वाकयात हुए थे वो गोया क़यादत के खिलाफ बगावत कराने के वाकयात थे, इसलिए उनके लिए कोई राह बफर नहीं है। और वो समझता है कि वो इस तरीके के साथ जीत सकता है, लोगों की हमदर्दियां ले सकता है। हो सकता है कुछ लोगों की हमदर्दियां इस तरह हासिल हो, लेकिन इस तरह कोई राह निजात नहीं मिल सकती उसको, और उसके लिए कोई बेहतरी का रास्ता नजर नहीं आता। और अब मेरा ख्याल, और आज के प्रेस के बाद तो यही लग रहा है कि मुश्किलात में यकीनन इजाफा ही हो गया है। वाक़ा साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। वाक़ा साहब, मेरे ख्याल में उसका जी इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। वाक़ा साहब को भी अभी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। वाक़ा साहब, फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद आज हमने देखा कि DG ISPR की जो धुआंधार प्रेस ब्रीफिंग थी, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको, और आप क्या मुस्तकबिल करीब में मज़ीद मुश्किलात खड़ी होती देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? अपने तमाम दरवाजे तो उन्होंने खुद बंद कर दिए हैं। देखिए, धुआंधार आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ये क्लैरिटी वाली थी। धुआंधार के साथ साथ एक लफ्ज़ में क्लैरिटी इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आज वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात उन्होंने की है वो पहले से कई गुना ज़्यादा क्लियर थी। कन्विक्शन भी थी उसमें। कन्विक्शन भी थी। उन्होंने एक क्लियर रोड मैप दे दिया है कि होने क्या जा रहा है और करना क्या है हम लोगों ने मुल्क को, कौम की खातिर। सबसे पहले तो मैं पूरी मुसल्लह अफवाज के लिए एक जो मेरे दिल में बात है वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस यकजहती का मुजाहरा हमारी अफवाज ने किया है, जो कि बरसों से है, जब से ये मुल्क कायम हुआ है। देखिए, कोई एक जमात, दो जमात या कुछ लोगों जो मुसल्लह अफवाज के अंदर खुदा न खास्ता कोई किसी किस्म की फूट डालने की कोशिश भी करेंगे तो वो हमेशा बुरी तरह नाकाम रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी और क्या हो सकती है अगर कोई इस तरह की कोशिश करे तो। अब ये अगले बंदे की नीयत है, वो क्या कहते हैं कि उन्होंने ये सब कुछ क्या किया और क्या नहीं किया। देखिए, चीज़ें क्लियर हों तो ही मुल्क चलते हैं। अब ये लोग जो नोटिफिकेशन का इशू उन्होंने खड़ा किया हुआ था, जब तक हमारे फौज जैसा इदारा मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक प्रॉपर रोड मैप पर मुल्क को, कौम और हमारे सियासतदानों के साथ शाना बशाना नहीं चलेगा, मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ये तो मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। अच्छा, एक बात यह है कि कुछ लोग अजीबोगरीब तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उनकी किसी एक बात में भी कोई सच्चाई है। नोटिफिकेशन होने के बाद वो जो चूं चरा लोग कर रहे थे ना, वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। आप देखें कितने कितने यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो बैरून मुल्क, उन्होंने इस नोटिफिकेशन पर किस तरह अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की है। देखें, हमारा अंदरूनी मामला है, हमारी अफवाज का मामला है, हमारी मुल्क का मामला है। वो कौन होते हैं इन चीज़ों पर क्रिटिसाइज करने वाले कि जी देर से हुआ, पहले हुआ है, कब हुआ है? भाई, आपका मुल्क तो सही चल रहा है ना, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हुआ। तो ये जो नोटिफिकेशन की तारीखें हैं, इनको आगे पीछे बनाकर जो लोग वीलॉग्स कर रहे हैं और प्रोग्राम कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो किसी सूरत भी मुल्क के दोस्त नहीं हो सकते, वो मुल्क दुश्मन है। अच्छा, अब एक बात बार बार आ रही थी मुलाकात के हवाले से। मैं आपको बताऊं, कुछ अर्सा पहले अलीमा खान के बारे में ये कहा गया था कि मुलाकात के बाद वो कोई भी सियासी बयान आके बाहर नहीं देंगी। मुझे याद है, ये थोड़ी सी पुरानी बात है। उसके बाद वो जब भी बाहर आई तो उन्होंने वही अंदर से वो मैसेज ला के बाहर दें। मुलाकात का मकसद सिर्फ ये होता है, मैं यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ये एक्सपीरियंस है इन डिपार्टमेंट्स को जो डील करने में। मुलाकात का मकसद होता है खैर खैरियत पूछना, कोई फैमिली की बात करना, खाना पहुंचा दे, सेहत का पता कर ले, और एक जो नो हाउ होती है वो। लेकिन इसका मतलब बाहर आके इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप किसी भी कैदी का कोई मैसेज लेके बाहर आएं और अवाम को उकसाएं जिससे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, मुल्क और कौम के लिए मसाइल पैदा हो। ये तो ना कोई हुकूमत
करने देगी और ना ही हमारी मुसल्लह अफवाज करने देगी। अगर इस पर किसी को एतराज है तो मेरा ख्याल है वो बिल्कुल गलत एतराज है। आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चंद जर्नलिस्टों ने बड़े अजीबोगरीब सवाल करने की कोशिश की, लेकिन DDISPR ने जिस आला तरीके के साथ और जिस खूबसूरती से उनके जवाब दिए हैं ना, यकीन जाने एज ए जर्नलिस्ट मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे मजा आ गया कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने टैकल किया और किसी को उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि वो कोई ऐसा तीर मारे। अच्छा, जवाब भी सबके दिए और बड़े खूब जवाब भी दिए। अच्छा मेजर साहब, क्या ये कहना गलत नहीं होगा मेरे ख्याल में कि ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी ये नुक्ता आगाज़ था उस ऑपरेशन का जो होने जा रहा है? अब उन लोगों के खिलाफ जो मनफी बयानियाँ फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ, उन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, यानी अब एक सख्त कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं, ऐसे ही देख रहे हैं इसको? देखें जवेरिया, आगाज तो बहुत पहले से हो चुका हुआ है। सही। और ये किसी एक ग्रोह के नहीं, एक वन लाइनर और वन वर्ड ऑपरेशन है कि ये एंटी पाकिस्तान जितने भी एलिमेंट्स, चाहे वो काइनेटिकली ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो पर्दे के पीछे बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। अब वो चाहे फितनतुल ख़वारिज है, वो फितनतुल हिंद है, या वो फितनतुल यहूदो हनूद है, और या उनकी प्रॉक्सीज डिफरेंट किस्म की जो लड़ने वाले जो उनके चेहरे बन के बोल रहे हैं। आज मैं जब अडयाला से निकले एक लीडर की बहन जब वो बोलती है, आप उसके अल्फाज का चुनाव ले लें, आप उसको चैट जीपीटी पे डालें, और आई हैव डन इट, चैट जीपीटी पे डालें और कहें, पूछें उससे कि इसके रिजेम्बलेंट स्टेटमेंट्स कौन कौन सी माजी में आई हैं, तो आपको 1967 में जो पहले प्राइम मिनिस्टर इजराइल के थे डेविड बेन गुरियन, उसकी स्टेटमेंट इनके साथ वर्ड टू वर्ड मैच कर रही होगी। तो फिर बंदा पूछता है कि आप किसके लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आप किसको मुर्तबानी दिखाएं, हम किसको हम प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखाएं, क्यों दिखाएं? अब जब एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है कि एक जो एक कल्ट है उसने बात ही एंटी पाकिस्तान करनी है, आप अगर एक पॉलिटिकल माहौल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप यू हैव टू बिहेव लाइक अ पॉलिटिकल पार्टी, लाइक अ पॉलिटिकल माइंड, लाइक अ पॉलिटिकल पीपल। मैं शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जब जेल में थे, बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर, उनकी उस वक्त 16-17 साल की बेटी, जिसको इवन यहां तक पता था कि सुबह मेरे बाप को फांसी दे दी जानी है, तो वो भी बाहर निकल के कोई ऐसा एंटी स्टेट बयानिया नहीं दिया उसने आज तक। और यही वजह है कि आज भी वो पार्टी जिंदा है, क्योंकि ये पॉलिटिकल बुर्दबारी वाले जो लोग हैं ये बहुत बड़े लोग होते हैं। ये पॉलिटिकल सोच एक बहुत बड़ी सोच होती है, और इसके लिए पॉलिटिकल लोग चाहिए। आपको वो लोग नहीं चाहिए जो बंदर की तरह वो जो आए किसी के सर पे बैठ के और उसके बाद उन्होंने 3 साल मुसल्लत रहे, 3.5 साल परफॉर्मेंस उनसे हुई नहीं। आप उनसे बात करो परफॉर्मेंस की, वो बात करते हैं लेटर की। आप उनसे बात करो कि जी आपसे जो बस सर्विस थी केपीके में, उसके अंदर इतना बड़ा अरबों रुपए का घपला क्यों हो गया, वो बात करेंगे जी हमारा खान बहुत खूबसूरत है। आप उनसे बात करो कि जी पूरे केपीके के जंगल कैसे कट गए, किधर गई वो जो सुनामी आई थी दरख्तों की, जो बिलियन दरख्त लगने थे उसकी जगह जो लगे हुए थे जी, जो नया पाकिस्तान देने की बजाय इन्होंने पुराने पाकिस्तान को काट के सारा वो सैलाब में बहा दिया। आपने वो दरख्त कटे हुए देखे, सारी दुनिया ने वो वीडियोस जो कुदरत ने आके सामने लाके दिखा दिया कि ये कटाई हुई है जंगलों की। आप परफॉर्मेंस की बात करें, दे स्टैंड नो वे, लेकिन आप बात करें फौज के ऊपर गाली देने की, तो दे स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सही। तो फिर इदारा जिसको इतना टारगेट किया जा रहा है जवेरिया, अब वो चाहे आपके सवाल का मैं आखिरी लाइन, यानी उस इदारे का सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है अब। यस,
और इसमें बिल्कुल कोई तफरीक नहीं की जाएगी कि चाहे वो अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर वाला दहशतगर्द और यूट्यूब के बैठा हुआ दहशतगर्द हमारे लिए एक बराबर। बहुत शुक्रिया मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने अपनी कीमती जो राय है वो हमें दी। बाकी पैनल हमारे साथ ही मौजूद है और ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमें ज्वाइन कर कुछ ही देर में। सजाद मीर साहब, अब सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एज अ पार्टी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं, क्योंकि आज बड़े सख्त सवाल इस हवाले से भी हुए कि क्या पार्टी बैन होने जा रही है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है डिसाइड करना, हम तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, हम अपना बयानिया दे रहे हैं, आगे हुकूमत का काम है। क्या देखते हैं आप फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? मैंने कहा ना कि वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, जिसको क्लियर भी कहा गया, क्लैरिटी भी कहा गया, कुछ भी कहा गया, बहुत से लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं हम, लेकिन बहुत वजाहत के साथ वो लफ्ज बयान करते हैं। अगरचे जिन सख्त लहजों में बयान करते हैं, पब्लिक रिलेशन के कुछ लोग कहते हैं कि ISPR अब इतना सख्त नहीं हुआ करता। अब मजबूरी है, हालात ऐसे हैं कि अगर सख्त जबान में बात न की जाए तो लोगों को समझ नहीं आती। सही। इन लोगों ने बहुत सफर किया है, बहुत बातें सुनी है, अपने शहीदों के बारे में, अपने बारे में गैर मुल्कों में प्रोपेगेंडा सुना है, मुल्क के अंदर बहुत सी अफवाहें सुनी है जो चलती रही हैं। सियासतदानों ने ऑफर की है बार बार, इन्होंने हमेशा कहा कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सियासतदानों से करें, सियासी खेल है। ये चाहा है कि ये जमहूरी अमल में शामिल हो जाएं, ये शामिल नहीं होते। ये इसी अकड़ में बैठे हुए हैं कि हमने फौज को नीचे दिखाना है, या फौज हमारे नीचे लगकर हमें इक़्तिदार में दिलाए। ये नहीं है कि फौज सियासत से बाहर रहे, बल्कि फौज हमें इक़्तिदार दिलाए और इक़्तिदार दिलाने के बाद हमारी ताबे होकर काम करे। इनका जो नुक्ता नज़र है वही एक मशकूक सा नुक्ता नज़र है और उससे बहुत से प्रॉब्लम पैदा होते हैं। आज तक देखिए इस मुल्क में ये बड़ा अच्छा मिसाल दी जाती है भुट्टो साहब की। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने भुट्टो साहब के खिलाफ जिद्दोजहद की है। अच्छा। और मुझे सब फख्र है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। लेकिन भुट्टो की पार्टी जो थी वो बड़ी एक सियासी जमात थी। ये जरदारी साहब का मुकाबला नहीं है कोई भुट्टो साहब के साथ, लेकिन जरदारी साहब ने पार्टी को एक फिक्रे से बचा लिया, पाकिस्तान खपे। ये गैर मामूली फिक्रा था और इसने पार्टी को बिखरने से बचा लिया और तबाही से बचा दिया। तो सियासतदान वो होता है जो मुश्किल हालात में भी अपने लिए कोई रास्ता ढूंढता है। बिल्कुल ऐसे ये तो अपने गैर सियासी अमल में मसरूफ है। ये अपने उन रास्तों पर चल रहे हैं जिनके लिए कोई आगे बढ़ने का कोई मंजिल ही नहीं है। ये कोई नजीर नहीं है। और इनके लिए देखिए, मैं साफ कहता हूं कि जब आपने लड़ाई की है आर्मी चीफ के खिलाफ और नाम लेकर लड़ाई कर रहे हैं और उसके खिलाफ बगावत कराना चाहते हैं, तो आपका इस मुल्क में कोई इम्कान नहीं है जिस मुल्क में कभी निचली सतह पर फौज ने अपनी क़यादत के खिलाफ बगावत ना की हो। खुदा ना करे पाकिस्तान में कभी ऐसी सूरत आए। आप तो इस चीज के ख्वाब देख रहे हैं, आप फौज के खिलाफ गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप फौज की क़यादत के खिलाफ बगावत कराना चाह रहे हैं। और ये वो सूरत हाल है जो बहुत तशवीशनाक है। और इस अमल से सजाद जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, यकीनन उनको खुशी महसूस हो रही है और ऐसा ही लग रहा है कि उनका साथ ही दिया जा रहा है। वागा साहब की तरफ आना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले वागा साहब हमें ब्रिगेडियर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनको भी ज़रा हम एड ऑन करते हैं डिस्कशन में। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, आज की प्रेस ब्रीफिंग को आप किस तरह से देखते हैं? आज वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया है कि फ़ौज ये कह रही है कि सियासत को फौज से दूर रखें और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कौम और फौज के दरमियान दरार कोई नहीं डाल सकता और अगर किसी ने ऐसी कोशिश की तो अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे देखते हैं सर आप? देखें जवेरिया, बड़ी क्लियर है, DGISPR ने एक बहुत ही क्लियर अल्फाज में बता दिया है कि देयर इज नो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट प्रोपेगेंडा ऑफ मिलिट्री और कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट चीफ ऑफ चीफ फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बने हैं उनके बारे में, क्योंकि देखें उनको दुनिया जो रिकॉग्नाइज करती है व्हाट ही हैज डन अगेंस्ट इंडिया और इतनी बड़ी फौज को जिस चीज शिकस्त फाश दी है, मुंह काला किया उनका और उसको घुटने टेकने मजबूर किया है, वो अभी तक दुश्मन अपने जख्म चाट रहा है। अगर आप उस दुश्मन के मीडिया के साथ मिलके, अफगानिस्तान तालिबान रजीम के साथ मिलकर, सोशल मीडिया के पॉलिटिकल टीम के साथ मिलकर आप अगर इस नैरेटिव को लेकर चलते हैं अपनी सिक्योरिटी मुसल्लह फौज के खिलाफ,
इट इज अनएक्सेप्टेबल, अनवारंटेड, विल नॉट बी टॉलरेटेड। यही डीजीएसपी ने बड़ी क्लियर बात की है। वी विल बी वेरी स्ट्रिक्ट हार्ड स्टेट नाउ जी। और ये तो इट अमाउंट्स टू नॉट ओनली कि आपने दरार डालनी है अवाम में और फौज में, बल्कि आप मुसल्लह फौज के अंदर भी मुठनी कराना चाहते हैं, जो कि हमारी फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है। और जिस तरीके से इंस्पायरिंग कमांड है फील्ड मार्शल की, उन्होंने अपनी फौज को इकट्ठा जोड़ा हुआ है, एंड जिस तरीके से अभी हमने इतने बड़े दुश्मन को शिकस्त फाज दी है एक पेशा वराना तरीके से, और आइंदा के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, एक नया ओहदा उनको मिला है, बजाय इसके कि हम उनके लिए नेक तमन्नाएं रखेंगे, वो आइंदा इससे भी ज्यादा डिलीवर करेंगे आर्म फोर्सेस को और पाकिस्तान को, बजाय इसके कि आप वहां पर फिफ्थ दिन बाद दुश्मन नैरेटिव्स को हवा देते हैं। ये तो कोई सोच नहीं सकता। जो उन्होंने ट्विटर के वैक्स के ऊपर रिमार्क्स दिए हमारे फील्ड मार्शल के बारे में, मेरे ख्याल में तो एक नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता। दैट मीन कि वो जो उन्होंने बात की कि ही इज मेंटली सिक पर्सन, ही इज मेंटली सिक। और अभी जो इसमें शामिल हैं, जो इनके साथ हैं सोशल मीडिया पे यहाँ बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं, ऑल विल बी सॉर्टेड आउट फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड एंड दे विल बी टेकन टू टास्क रियली फॉर मेल एग्जांपल्स। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये आज उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज समझ है सही कि ये कितने, इधर हम कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, टेरर के खिलाफ लड़ रहे हैं, और आप इधर आके अपने मुसल्लह फौज के बारे में जो शहीद भी हो रहे हैं, लड़ाइयां भी कर रहे हैं, 200 से 250 एक दिन के इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर रहे हैं, आप उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। और दुश्मन के साथ मिलके जो इंडिया बात कर रहा है आप उसकी करें। इंडिया क्या हमारा खैर को है? क्या अफगान तालिबान जी हमारी खैर को है? क्या ब्रिगेडियर साहब आज हवाला भी उन्होंने दिया ना कि जो ट्वीट की गई, भारत और अफगान के जो ट्रोल्स हैं वो मिनटों में उन्होंने इसको रीट्वीट किया और उसके बाद वायरल भी कर दिया। तो आप ये देखें कि ये कोई, और फिर जो रीट्वीट लोग कर रहे हैं, क्या वो आप खैर को है? पाकिस्तान से दुश्मनी है ये। मुसल्लह फौज पाकिस्तान की सिक्योरिटी, अवाम की जान माल की हिफाजत, टेरिटोरियल बाउंड्री की सिक्योरिटी हिफाजत की जामिन है। आज आपका जवान जो सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ पे ड्यूटी दे रहा है, कश्मीर की बात पहाड़ पे खड़ा हुआ है, जब वो अपने फील्ड मार्शल कमांडर के बारे में ऐसी बात सुनता है या शहीदों के बारे में सोचता है, तो उसका मोराल कितना डाउन हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप वाकई साहब। कितने अफसोस की बात है कि वो फौज और वो फौज सरबराह जिसकी वजह से हमारा जो स्टेटस है वो पूरी दुनिया में कितना बुलंद हुआ, पूरी दुनिया मोतरफ है हमारी फ़ौज की और हमारे सिपा सालार की। एक शख्स या एक पार्टी उसी के खिलाफ बात कर रही है, और आज जो ये बात की गई है कि ये जो एक शख्स है ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन चुका है। सर आप किस तरह से देख रहे हैं, कितनी ये अलार्मिंग स्टेटमेंट है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं? अगर कोई शख्स ये समझता है ना कि मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं सिर्फ उनके बारे कोई बात कर रहा है और वो ये कहे कि हम तो सिर्फ एक शख्स के बारे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है इससे बड़ी अफसोसनाक बात हो ही नहीं सकती। भाई चीफ मींस पूरी आर्मी, तमाम मुसल्लह अफवाज, तीनों की तीनों मुसल्लह अफवाज का सरबरा। जब आप उसके चीफ के बारे बात करते हैं तो आप ऊपर से लेके सिपाही तक की बेइज्जती कर रहे होते हैं इस तरह के बयानात देके। आप पूरी दुनिया में देख लें, मुखालफतें होती हैं ना पॉलिटिकल लोगों की, क्या वो दूसरे मुल्कों में जाके या अपने ही मुल्क में जाके अपनी फौज के खिलाफ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं कहता हूँ हमारी फौज के अंदर जितना सब्र तहम्मुल है ना, आज मैं बैठ के सोच रहा था कि मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क का कोई शख्स अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दूसरे मुल्कों में जाके बैठ के इस तरह के वीलॉग करे, इस तरह की चीज़ों को ट्रोल्स करे और इस तरह के फर्जी प्रोग्राम्स बनाए और उसको पूरी दुनिया में इंटरनेट पे नशर करे। दुनिया पूरी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूं, यकीन जाने ये फौज है तो ये मुल्क है। अगर हमारी मुसल्लह अफवाज कमजोर होंगी, खुदा न करे तो ये मुल्क बहुत कमजोर हो जाएगा। एक मैं ब्रेकिंग न्यूज बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि अब होने क्या जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बाहर के मुल्क में बैठ के जो लोग वीलॉग्स कर रहे हैं, ये बाहर भला क्यों गए हैं?
वहाँ के कवानीन के मुताबिक वो ये समझ रहे हैं कि हम वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे और ये वाले ममालिक हमें वापस नहीं भेजेंगे। हुकूमत पाकिस्तान और हमारे तमाम इदारे मिल के अब वो काम करने जा रहे हैं, वो ट्रीटी करने जा रहे हैं कि जो जो हमारा मुल्क दुश्मन बंदा बाहर बैठा हुआ है वो उनको हमें वापस भेजने के पाबंद होंगे। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ बता रहा हूं कि उन ट्रीटीज में तब्दीलियां लाई जा रही हैं और बाकायदा खतूत लिखे जा रहे हैं, कानून साजी होगी ये वाली कि अगर कोई भी शख्स मुल्क और यानी वो जो जुराइम है ना, जिन जुराइम के तहत ये वापस आ सकते हैं, उनमें एक दहशतगर्दी थी और कुछ जुराइम थे। अब उन जुराइम में ये भी शामिल होगा कि अगर कोई शख्स हमारी मुसल्लह फौज या मुल्क के खिलाफ इस तरह के कोई काम करेगा, वी लॉ करेगा, ये भी टेररिज्म के ही जुमरे में आता है ये जो हो रहा है। मेरा ख्याल है इससे बड़ी टेररिज्म क्या हो सकती है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नाजरीन, सियासी और अस्करी क़यादत हमें एक पेज पे नजर आ रही है, तो आगे जाके इत्तेहाद जो है वो सियासी मंजरनामे को किस हद तक तब्दील कर सकता है, इस पे पैनल की राय जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग के हवाले से ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ी क्लियर, बड़ी वाज़े ये प्रेस ब्रीफिंग थी जिसमें जो मैसेज देना मतलूब था वो मैसेज बखूबी आज दे दिया गया। सहाफ़ियों ने जो सवाल किए उनके जवाबात भी दिए DGISPR ने। सजाद मीर साहब, दहशत गर्दी के हवाले से बात की गई कि दहशत गर्दी का खात्मा बड़ा ज़रूरी है, लेकिन सूबे को एक नाम लेके कहा गया कि एक सूबा ऐसा है जो इंटेंशनली ये नहीं चाहता कि दहशतगर्दी का खात्मा हो और वो यही चाहता है कि मुज़ाकरात हों। हालांकि अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया है और दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर हो गया है। उसके लिए रियासत को जो समझ आएगी और जो रियासत के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो किया जाएगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा गया, उन्होंने यह बयानिया बनाया हुआ है, हमने मुज़ाकरात कब नहीं किए, किस हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं किए। पिछले 20 साल से हम उनसे मुज़ाकरात में मसरूफ हैं। हर हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने, इमरान खान ने, जिसका भी नाम ले लीजिए आप, सभी ने उनके साथ मुज़ाकरात किए और कोशिश इस बात की कि वो किसी तरह इस बात को तस्लीम कर लें कि उनकी सरजमीन जो है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। वो अब जब इस बात पे पहुंचे हैं तो वो इस बात की गारंटी देने को तैयार नहीं। वो कहते हैं ये तो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं कि ये हमारी सरजमीन पर आपके लोग हैं, आप ले जाएं। ये हम कहते हैं हमारे लोग हैं तो हमें दें, वो देने को भी तैयार नहीं है। तो इसी सूरत उन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। तुर्किया इसमें शामिल हुआ है, कतर इसमें शामिल हुआ है, अब सऊदी अरब ने इसमें हिस्सा लिया है, लेकिन वो इंडिया की गोद में जाके बैठ गए हैं। तो ये जो उनका तरीकाकार है, इस्लाम के नाम पर जो वो रवैया अख्तियार करते हैं, इसका इस्लाम से दूर का कोई वास्ता नहीं है। ये कबायली असबियत है और उसमें उनके कई ग्रोह हैं। खुद उनकी हुकूमत भी इतनी मजबूत नहीं है। उनके यहाँ भी शमाली इत्तेहाद के लोग हैं, उनके यहाँ भी यहाँ तालिबान ही नहीं है, दूसरे ग्रुप भी मौजूद हैं। तालिबान के अंदर भी कई दड़े हैं। तो वो शायद अपनी इक़्तिदार की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ इंडिया से इमदाद मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी उनसे मुज़ाकरात करो। भाई तालिबान से तो हम मुज़ाकरात, अफगान तालिबान से मुज़ाकरात करने को तैयार है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी तालिबान कहलाते हैं उनसे अब किस तरह मुज़ाकरात करें। वो तो हमारी यहाँ आके हमलावर होते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि बहुत से अफगान बशिंदे जिनका उनसे ताल्लुक नहीं है, जो यहाँ रह रहे हैं, वो भी इन कार्रवाइयों में मुलव्वस है। हमारे लिए तो ये सूरत हाल जिनकी हमने मेहमान नवाजी की है, उनकी आड़ में दहशतगर्द आके पाकिस्तान में आबाद हो गए हैं और इसमें कोई झूठ की बात नहीं। जगह जगह वो लोग जो हैं उनके सेल बने हुए हैं, स्लीपर सेल बने हुए हैं और वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी सूरत में हम उनको कहते हैं कि आप अपने मुल्क में वापस जाएं और वापस जाने के बाद अगर जब आना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आएं, वीज़ा लें, प्रॉपर तरीके से इजाज़त लें और कार्रवाई पूरी करने के बाद मुल्क में आए। इसलिए हमने उनकी ट्रेड भी जो बंद की है, ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान से जाती है, पाकिस्तान के रास्ते उनका साथ, वो क्या किस बात पे अकड़ रहे हैं, किस बात पे उनको इतनी मान है, घमंड है। तो मेरा ख्याल में ये सारी वो सूरत हाल है जिसका उन्हें तजिया करना चाहिए। और ये जो पाकिस्तान में कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए, इन्होंने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात करने के बाद उनके कुछ लोग लाके आबाद किए थे और जो लोग आबाद किए थे वही फसाद फैला रहे हैं, वही फितने का सबब बने हुए हैं।
इसके बावजूद आप कहते हैं मुज़ाकरात करो। एक अलग से बयानिया बनाने के चक्कर में आप ये नुक्ता नज़र इख्तियार किए हुए हैं, ये कोई दुरुस्त नुक्ता नज़र नहीं है। अब उनके खिलाफ एक जंग शुरू है, रोज वो कोई ना कोई एक हमारा एक आदमी शहीद करते हैं, तो जिसके जवाब में हमें उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी पड़ती है, उनके सेल तोड़ने पड़ते हैं, हमें उनके अंदर जाके उनको मारना पड़ा है। ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं है। हम अब भी एहतियात से काम ले रहे हैं और मेरा ख्याल में एहतियात से काम लेते रहेंगे, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये उनका रवैया जो है ये किस तरह काबिल कबूल नहीं। बिल्कुल ऐसी है। ब्रिगेडियर साहब, कहा गया है कि कोई आर्म्ड फोर्सेस पर हमला करता है तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हार्ड स्टेट की भी बात की गई। साथ ही साथ सर ये भी डिस्कशन हुई कि केओस फैलाया जाता है मुलाकातों को लेकर, कि मुलाकात नहीं कराई जाती बानी पीटीआई से, और जब मुलाकात हो जाती है तो वापस आते हैं तो एक बयानिया बनाया जाता है। तो सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? क्या मुलाकातों पे बैन होने जा रहा है, मुलाकातें अब नहीं होंगी? और पार्टी के बैन के हवाले से भी उन्होंने जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में डाल दिया कि ये हमारा काम नहीं है, ये हुकूमत का काम है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसमें जेल मैनुअल, क्योंकि मैं यहाँ पर निगरान में दाखिला था तो ये जेल का भी मिनिस्टर था। अच्छा। जेल मैनुअल्स है, सही। उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि कौन से रूल्स हैं, कितनी क्वालिफिकेशन के, मास्टर्स के, ग्रेजुएट के लिए क्या काम है। लेकिन असल बात यह है कि वहां पर मुलाकात बेसिकली फैमिली मेंबर से और लॉयर से है। जब आप एक को सजा हुई है और आपको 14 साल कैद है, तो उसके बाद आपका ये पॉलिटिकल सियासी कैदी लोगों से मिलने की इजाजत नहीं है। इवन देन आपको बहुत इजाजत मिली हुई थी। उसके बाद अगर आपको हफ्ते में आपके फैमिली मेंबर से मिलने देते हैं, देन दोज फैमिली मेंबर्स हैव टू मीट लाइक अ फैमिली। ठीक है। वो आके बाहर आके स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते हैं, वहां आके अवाम को उकसा नहीं सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स वर्कर्स को आके उकसा नहीं सकते हैं। जो अभी भी आपके सामने लास्ट उनकी बहन को मिला है, उसने भी आके बाहर जो बातें की हैं, तो आप उन्हें हुकूमत ने की कि हम उनको भी मिलने देंगे। अब मेरे ख्याल में द बेस्ट तरीका है कि ये रिटर्न को दें उनको, जेल सुपरिटेंडेंट को जी, कि हम आइंदा के बाद जो बात अंदर होगी वी आर नॉट गोइंग टू कम डिस्क्लोज आउटसाइड। हम एज ए मेंबर फैमिली मिलेंगे और वो एक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल लोगों को मिलने दिया जाएगा। लॉयर्स का जो रोल होता है उसमें वो जब भी जाना हो वो जा सकेंगे, लेकिन उनके लिए भी लिमिट होगी कि बाहर आके क्या बात करनी है। अगर आप ये चाहें कि अंदर जाके पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं और सारी बातें हो रही हैं, आपके ट्रूथ हैंडलर बाहर से हो रहा है, कोई रीजन है कि आपके जनरल सेक्रेटरी पार्टी के कहेंगे मुझे नहीं पता ट्रूथ हैंडलर कौन कर रहा है। सही। आपने ये देखा जो अभी ट्वीट किया गया है बैनी पीटी की तरफ से, कितना खतरनाक ट्वीट है। आई मीन ये तो कोई ऑनेस्टली ये बिल्कुल एंटी स्टेट एक्टिविटी, गद्दारी जिस तरीके से आप बात करते हैं, ये तो होना ही नहीं चाहिए ऐसी बात। और अपने फील्ड मार्शल के बारे में, सिपा सलार के बारे में दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, आप उसके बारे में बात करें। और उसके साथ साथ जो आपके केपीके के चीफ मिनिस्टर आते हैं, पूरा बजाय कि वहां पर उनका ना कोई गवर्नेंस है, ना कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा वहां पर है, फिर उसके बाद वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी इतनी ज्यादा हो रही है। आप अपने सूबे में काम करें, आवाम के लिए, हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, सोच चीजों के लिए, आप आगे डायलॉजी के बाद देने शुरू कर देते हैं। तो ये चीजें आप अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात करें तो पॉलिटिकल मेजोरिटी आपको कहाँ पे आप स्टैंड करिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि इस पार्टी में एक धड़ा ऐसा भी है जो मुफाहमत के हक में है। कितनी तकलीफ हो रही होगी उस धड़े को इस वक्त, और वो जो दूसरा धड़ा जो मज़ाहमत चाहता है, क्या उनको अकल समझ आएगी कि अभी भी वक्त है कि हम मुफाहमत से अपने मसले को हल करें, अगर हम चाहते हैं कि पार्टी रहे, कायम दायम रहे, उनका स्टेटस कायम दायम रहे? अभी मुजामत वाली पार्टी को एक तो दिन में खुद पता चल जाएगा कि उनके साथ क्या होता है। अच्छा। हाउ दे विल बी ट्रीटेड एंड हाउ दे हैव टू बिहेव, उनको क्लियर पता चल जाएगा। और उसके बाद देखिए, जो आपने सिक्योरिटी फोर्सेस ने, डीजीएसपी ने अपनी तहफुजात खुल के मीडिया को, इवन अपनी हुकूमत को खुल के बता दिए कि दिस इज व्हाट वी फील। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रियासत की, हुकूमत की, कि उस पर क्या एक्शन करते हैं। लीगली देख के सारा देख लें क्या प्रोपेगेंडा कैसे चल रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, प्रोसिक्यूशनल एक्शनेबल एविडेंस आप बताते हैं, ये सारी चीजों के बाद वो फैसला करेंगे। अच्छा, ये फैसला हुकूमत ने करना है वाक़ई साहब? ये फैसला करना है या हुकूमत ये फैसला कर चुकी है, बस इसको एग्जीक्यूट करना बाकी है? आप पूछ रही हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के बारे?
सर जो भी एक्शन लेना है, क्योंकि DGISPR ने कहा है कि जो भी करना है हुकूमत ने करना है, हमारा ये काम नहीं है। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये हमारी मुसल्लह अफवाज का बिल्कुल काम नहीं है। ये दरअसल पॉलिटिकल मसला है और हुकूमत का मसला है कि उन्होंने किस पार्टी पर बैन लगाना है और किस पार्टी पर बैन नहीं लगाना। हालात वाक़यात के मुताबिक जो भी रिपोर्ट्स आएंगी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इस लेवल पे आ जाए कि वो मुल्कों कौम के लिए खतरा बन जाए, तो फिर हुकूमतों के पास और क्या तरीका रह जाता है कम से कम जुबान बंदी करने के लिए कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर मुल्क के खिलाफ और अपनी मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जिस तरह बयानियां बनाया जा रहा है, जाहिर है अल्टीमेटली उससे पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। भाई ये सियासत तो रहेगी पाकिस्तान के अंदर, लेकिन खुदारा कोई ऐसा काम, कोई ऐसे बयानात जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो और ये बताने की कोशिश की जा रही हो कि यहाँ पॉलिटिकल लोगों पे बड़ा कोई जुल्म कर रहा है और हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो शायद कोई इंटरफेयर कर रही हैं। भाई ये वाले बयानिए जो हैं ये अल्टीमेटली मुल्क के खिलाफ। अच्छा वाक़ई साहब, जेल मैनुअल की बात हो रही थी, मैं आपसे जेल मैनुअल के हवाले से भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि अलीमा खान कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए मंगल को हम तो मिलने जाएंगे। देखिए बड़ी क्लियर बात है, जेल मैनुअल के अंदर मुलाकात की इजाजत तो जरूर है। अच्छा, अदालतें भी जानती हैं, अदालती फैसले भी आए हुए हैं, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। एक बात तो ये है कि ब्लड रिलेशन जाएगा मुलाकात के लिए, ये हुकूमत की मर्जी है कि वो ब्लड रिलेशन के अलावा किसी को मुलाकात की इजाज़त दे या ना दे, लेकिन SOPs के मुताबिक उनके ब्लड रिलेशन मिल सकते हैं या उनके वकील मिल सकते हैं। वकील जो है वो सिर्फ अपने केस की बात करेगा, कोई मैसेज लेके बाहर नहीं आएगा, बाहर आके कोई बात नहीं। जैसे सलमान अकरम राजा साहब जाते थे और बाहर आके एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इसकी इजाज़त नहीं है। वो उनके केस के बारे डिस्कस करके बाहर आके बात कर सकते थे। हाँ, अब बात है अलीमा खान की। अब जब वो जेल में जाती हैं तो वो सवाए खैर खैरियत के उनसे मुलाकात करें, कोई खानदान की बात डिस्कस कर लें, और मेरा ख्याल है बाहर आके वो ज्यादा से ज्यादा ये बात उनको बतानी चाहिए कि जी बानी PTI बिल्कुल बखैर आफियत है। अब उनके पैगामात जब आप बाहर लेके आएंगे और लोग उससे भड़केंगे और लोगों में एक नेगेटिव तासुर पैदा होगा हुकूमत के बारे में। अच्छा, इसी हवाले से आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ ने कल एक मुकम्मल एक प्रेसर दिया और बताया है कि कानून जो है वो क्या कहता है इस हवाले से। खैर, सलमान अकरम राजा साहब की आपने बात की, पार्टी का एक धड़ा उनको हटाने के लिए भी गर्म है, ये क्या मामला चल रहा है पार्टी के अंदर, इसको डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। DGISPR ने बानी PTI के नाम लिए बगैर उनके खिलाफ भी बात हुई है, उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि अब रियासत के मुखालिफ कोई भी होगा, रियासत के खिलाफ कोई भी बात करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्रिगेडियर साहब, प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है और आप कंक्लूड करना चाहेंगे। सजाद मीर साहब, आपसे मैं इस चंग का आगाज़ करना चाहूँगी। मीर साहब, आप किस तरह से देखते हैं, आप किस हद तक और कौन सी कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं मुल्क में, और क्या आपको लगता है कि इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद और ये जो मैसेज दे दिया है क्लियर, इसके बाद चीज़ें कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगी? इसका एक पैमाना तो वाडा साहब है ना, जिन्होंने पहले कह दिया कि 1-2 दिन में देखिए क्या होता है। बात तो सही है, सही कह रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि पीर से कोई कार्रवाई होने वाली है, और मुझे लगता है कि वैसे भी इस वक्त यानी मिलिट्री और सिविल सेम पेज पर हैं, सही, दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं। अगर कोई सिविल वालों ने एहतियात बरती है तो फौज के कहने पर ही बरती है, और अगर आप फौज ने ओके दे दिया है तो सिविल भी मेरे ख्याल में एहतियात नहीं बरतेंगे, उन्हें भी जो कार्रवाई करनी है वो सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई का एक मुझे नजर आता है, साफ कह दिया गया कि तीसरी बहन जो मिली थी उनसे अब उसको भी मिलने की इजाजत नहीं होगी। तो मुझे नहीं ख्याल कि अब इन बहनों को भी मिलने की इजाजत दी जाएगी, और वकीलों में भी एक आध को अगर वो कानूनी हद तक मिलना चाहेगा तो मिलने का मौका दिया जाएगा। और एक तरह की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो बार बार कहते हैं वो अब एक्चुअल हो जाएगी। मैंने फैज हमीद का हवाला दिया है, समझिए कि अब इसकी हमारे इमरान की सूरत हाल जो है फैज हमीद की सी हो गई है, और पार्टी के बारे में जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। और पहले तो डर था कि शायद अदालतें जो है किसी किस्म की गड़बड़ करें, अब अदालतें भी समझ गई हैं कि रियासत के सारे अदारे एक तरफ हैं और उन्हें भी सोच समझ कर कोई कार्रवाई करनी है। तो मेरे ख्याल में अब इस वक्त
कुछ भी हो सकता है, पार्टी बैन भी हो सकती है, पार्टी पर बंदी भी लग सकती है, और इमरान खान को किस किस्म की सजा भी हो सकती है, और ऐसी सजा जिसके पास वो सियासत से नाअहल हो सकते हैं और एक लंबी कैद में भी जा सकते हैं। और वही जो कि कहा जा सकता है दिसंबर के महीने में फैज हमीद का फैसला भी आने वाला है, और उस फैसले का बहुत ताल्लुक इमरान खान के फैसले से होगा, और फिर इमरान खान का मामला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देखते हैं दिसंबर का महीना खासा सख्त होने वाला है? बिल्कुल जी, बहुत सख्त होने वाला है। आज डीजीएसपी ने बड़ा क्लियर बता दिया, और इन्होंने खुद जिम्मेदार है। आप रियासती अदारों के खिलाफ अगर ऐसी बातें हरजासराई करेंगे और दुश्मन की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, और इंडिया का रिपब्लिक टीवी अरनाब गुस्वानी जैसे जो, और जनरल वो जो क्या नाम है दूसरे जो है, उनकी जो बातें होंगी वो अगर उसी लैंग्वेज में बात करेंगे तो इमेजिन करें, खुदा के लिए इनको समझ नहीं आ रही है कि आप अपने मुल्क के खिलाफ, अपने मुसल्लह फौज के खिलाफ, जिस मुल्क में आपकी फौज नहीं होती वहां पर दुश्मन की फौज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको खुदा का शुक्र करेंगे हमारी मुसल्लह फौज। आप बातें करते थे फौज तो जी ये करती है, वेलफेयर प्रोजेक्ट, ये प्रोफेशन दिखा दिया उन्होंने कि वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर ऑपरेशनल रेडीनेस, और ये दिखा दिया करके दुश्मन को, इतने बड़े दुश्मन को, कि वी आर 24 आर रेडी टू सॉर्ट आउट एनिमी whoever looks towards Pakistan with bad eyes। तो आप इससे अंदाजा लगाएं, हमने ये प्रूव कर दिया, पूरी कौम इकट्ठी है, बजाय से कि आप पॉलिटिकल डिफरेंस हैं, बिल्कुल आई एग्री, पॉलिटिकल डिफरेंस हैं, कोई बात नहीं, आप पॉलिटिकल डिफरेंस एक दूसरे के खिलाफ बात करें, इकोनॉमी पे बात करें, हेल्थ पे बात करें, हुकूमत के बारे में बात करें, बट डोंट टॉक मिलिट्री आर्म फोर्सेस। जिसके शहीद, उसकी फैमिली का क्या हाल होता होगा, जिसकी 24 साल की 25 साल की बीवी है, बेवे है, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है उसका, इमेजिन करें वो पेरेंट्स के गेट में 2 बच्चे शहीद हुए हैं। तो ये हम रियलाइज ही नहीं करते हैं, मतलब एक अपनी पार्टी के लिए कि जी वो अगर बानी पीटीआई है तो पाकिस्तान है, वरना पाकिस्तान नहीं है, वो एक है तो जमहूरियत है, वरना जमहूरियत ही नहीं है। आई मीन शॉर्ट थिंकिंग ऑन दिस लाइंस। ठीक है वाक़ई साहब, सियासी और अस्करी क़यादत एक सफ़े पर है, मंजरनामा कैसा देखते हैं आप आगे? देखिए, इन दोनों कुव्वतों का एक पेज पर होने का आवाम को भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए ना। मेरा ख्याल है अस्करी क़यादत को ये बात मौजूदा हुकूमत को बावर करवानी चाहिए कि हम तो अपना जो हमारा एंड है हम तो संभाले हुए हैं, खुदा का वास्ता है आप भी मुल्क के अंदर आवाम के लिए कोई सहूलतें, कोई मेहरबानियाँ, कोई उनकी ज़िंदगी की आसाइशें, कोई महंगाई कम कर दें, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर कर दें, अपने थाने बेहतर कर दें, अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट ठीक कर दें। वो कम से कम लोगों का जो एक जनरल रवैया है या उनकी एफिलिएशंस हैं, जो उनके जज्बात और एहसासात हैं, वो तो आप अपने वाक़ई साहब लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर तो रहे हैं, मरीम नवाज जो इक़दाम कर रही हैं, चालान हो रहे हैं, और इस हवाले से चालान होने से तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं ना होता। बात यह है अपने ताईं कोशिश तो हो रही है थोड़ी बहुत। देखिए वो तो एक ट्रैफिक की हद तक चालान हो रहे हैं, लेकिन जो दूसरे अवाम के मसाइल हैं, मेरा ख्याल है कि इस एक पेज पर होने का ये एक बहुत बड़ी हमारी मुसल्लह अफवाज को भी सपोर्ट होगी हुकूमत की कि देखें हमने अवाम के दिल जीत लिए हैं। अवाम के दिल जीतेंगे तो खुद ब खुद निज़ाम ठीक हो जाएगा, लोग दूसरी तरफ सोचेंगे भी नहीं, वो कहेंगे जब हम खुश हैं, हमारी हुकूमत हमें बेहतरीन तरीके से हर चीज़ सर्व कर रही है, तो मैं यकीन से कहता हूं कि जिन मसाइल का इस वक्त हम शिकार हैं, या पब्लिक के अंदर जो एक मोहब्बत और प्यार है आप अपने इदारों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, भाई इससे और अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। लेकिन हुकूमत के खिलाफ तो बात हो सकती है, लेकिन आज क्लियर किया गया है कि फौज के खिलाफ बात बर्दाश्त वो बहुत ज्यादती है। देखिए मैंने पहले कहा पूरी दुनिया में आज तक कोई भी मुल्की बशिंदा अपनी फौज के खिलाफ किसी टीवी चैनल, किसी सोशल मीडिया पे बैठ के, किसी दूसरे मुल्क में बैठ के कोई हर्जा सराई नहीं करता, कोई गलत बात, कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करता। और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ही लोग जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके हमारी अफवाज के बारे बातें कर रहे हैं, हमारे सिस्टम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर बता
बता रहा हूं कि हुकूमत अन करीब इनके ऊपर हाथ डालने जा रही है, वो ट्रीटीज करने जा रही है, इनको वापस पाकिस्तान खींच कर यहां मुकदमा चलाने के लिए। अब आज मेरी बात याद रखिएगा, मुलाकात होगी, पहले भी 29 दिन के बाद हुई थी जी, मुलाकातें अब होंगी आगे। देखिए आप इमरान खान की बात जी, देखिए इमरान खान की मुलाकात अगर होगी तो वो कानून के दायरे के तहत होगी। अलीमा खान बाहर आकर कोई फिर बात नहीं करेंगी और ये शर्त नंबर 1 होगी। और अगर वो दोबारा बात करेंगी तो फिर मुस्तकिल पाबंदी लग जानी है कि जी नहीं, हमने आपको एक मौका दिया, पहले भी मौका दिया, आप ठीक नहीं हो रही, आप लोगों को भड़काती हैं, हमने फिर मुलाकात नहीं करनी। ये शर्त जो है। और क्या पार्टी बैन हो सकती है? नहीं, पार्टी बैन करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। वो वैसे भी हुकूमत का काम है। अगर इस तरह के हालात पैदा हुए कि ये महसूस हुआ कि बार बार ये कानून तोड़ रहे हैं और जो हुकूमत इनको एसओपीज देती है ये फिर भी उस पर अमल दरामद नहीं करते, तो फिर आखिरी हल तो पार्टी। ठीक है। आज DGISPR ने ये जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में फेंक दिया है और कहा है कि ये फैसला हुकूमत का है, लेकिन वाज़ेह किया गया है कि अवाम को मुसल्लह अफवाज के खिलाफ जो भी भड़काएगा अब इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना ही इस नेगेटिव बयानिए को बर्दाश्त किया जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।